नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आराध्या स्टोरीज पर। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगी। तो अगर आपको वो कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी स्टोरी लगी है और कैसी स्टोरीज आप सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी का टाइटल है गरीब समझकर बहू को ठुकराया, बाद में पता चला कि वो करोड़पति की बेटी है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी वो लम्हे आते हैं जब इंसान किसी को उसके कपड़ों से तोलता है, उसकी हैसियत उसकी चप्पलों से नापता है और उसकी काबिलियत उसके बैंक बैलेंस से जोड़ता है। और जब वो गलती साबित होती है तो वो पल इतना दर्दनाक होता है कि जिंदगी भर नहीं भूलता। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाली हूँ, एक लड़की की कहानी जिसे गरीब समझकर ठुकराया गया, उसे बेइज्जत किया गया, उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया गया। लेकिन जब सच सामने आया तो लोग ज़मीन में गड़ जाना चाहते थे। यह कहानी एक साधारण सी लड़की की है जिसका नाम था अनन्या शर्मा। उम्र 25 साल, दिखने में सीधी सादी, हमेशा एक सूती सलवार कमीज में, बालों में एक साधारण सी चोटी, हाथ में एक पुरानी डायरी और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो लखनऊ के छोटे से किराए के मकान में रहती थी। उसके पड़ोसी जानते थे कि वो अकेली है, शांत है और बहुत कम बोलती है। मोहल्ले की औरतें उसे देखकर कभी कभी फुसफुसाती, बेचारी है, माँ बाप नहीं है शायद, देखो कैसे रहती है। अनन्या को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वो हर सुबह उठती, खुद चाय बनाती, अपनी डायरी में कुछ लिखती और फिर निकल जाती अपने काम पर। उसका काम था एक छोटे से एनजीओ में बच्चों को पढ़ाना। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अनन्या को पैसों की भूख नहीं थी। उसे भूख थी तो बस उन बच्चों की मुस्कान की। एक दिन लखनऊ के एक पार्क में अनन्या बेंच पर बैठी, हाथ में किताब थी, आंखें किताब में थी लेकिन दिल कहीं और। तभी एक आवाज़ आई, यह सीट खाली है। अनन्या ने ऊपर देखा, सामने खड़ा था आदित्य मेहता। लंबा साफ सुथरा, शर्ट के बटन खुले, आंखों में एक मासूमियत और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो अनन्या ने पहले कभी नहीं देखी थी। अनन्या ने कहा हाँ और वापस किताब में घुस गई। आदित्य बैठ गया। वो चुप रहा कुछ देर, फिर बोला, आप क्या पढ़ रही है? किताब। वो तो दिख रहा है, पर कौन सी किताब? अनन्या ने किताब का कवर दिखाया, मुंशी प्रेमचंद गोदान। आदित्य की आंखें चमकी, अरे वाह, ये तो मैं भी पढ़ चुका हूँ। होरी का किरदार बहुत दर्दनाक है ना? अनन्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा और उस दिन 2 घंटे बात हुई। मुंशी प्रेमचंद से शुरू होकर बातें जिंदगी तक पहुँच गई। वो मुलाकात एक बार नहीं हुई, फिर हुई और फिर हुई और फिर धीरे धीरे आदित्य और अनन्या अच्छे दोस्त बन गए। आदित्य लखनऊ में एक कंपनी में काम करता था। वो मुंबई से आया था, शहर उसके लिए नया था और अनन्या इस नए शहर में उसके लिए एक जानी पहचानी रूह थी। अनन्या की बातों में एक सादगी थी, वो बिल्कुल दिखावा नहीं करती थी। यही चीज़ आदित्य को सबसे ज़्यादा पसंद थी। कुछ महीनों में दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। आदित्य ने एक दिन कहा, अनन्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अनन्या चुप रही कुछ देर, फिर बोला, पहले घर वालों से पूछो, वो मान जाएंगे, मुझे यकीन है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराई। आदित्य के घर वाले मुंबई में रहते थे, मेहता परिवार। बड़ा नाम, बड़ा घर, बड़ा रुतबा। आदित्य के पिता सुरेश मेहता एक बड़े बिजनेसमैन थे। माँ कमला मेहता पूरे घर की मालकिन। उसकी एक आवाज़ पर घर के 10 नौकर हाजिर हो जाते थे और एक बड़े भाई विकास मेहता जो घर में बाप से भी ज़्यादा रौब जमाते थे। आदित्य ने फ़ोन पर माँ को बताया, माँ, मैंने एक लड़की देखी है, बहुत अच्छी है। कौन है? कहाँ की है? घर परिवार क्या है? माँ, वो एनजीओ में पढ़ाती है, बहुत सीधी है। माँ की आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव आ गया। हाँ माँ, बेटा पहले एक बार घर ले आओ, फिर देखते हैं। आदित्य खुश हो गया। उसे लगा शायद माँ मान गई, लेकिन वो नहीं जानता था मेहता परिवार देखना, बोलता है और परखता है। अनन्या मुंबई जाने से पहले थोड़ा घबराई। उसने आदित्य से पूछा, क्या पहनूं? आदित्य ने कहा, जो तुम हमेशा पहनती हो, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। अनन्या ने अपना एक साफ सुथरा सूती सलवार सूट निकाला, बालों में चोटी बनाई, हाथ में एक छोटा सा बैग और चल पड़ी।
मुंबई पहुंचकर जब उसने मेहता परिवार का घर देखा, वो एक पल के लिए रुक गई। वो घर नहीं था, महल था। समुद्र के किनारे 3 मंजिला घर, चमचमाती गाड़ियां, दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड। अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और वो अंदर चली गई। अंदर जाते ही सबकी नजरें अनन्या पर टिक गई। कमला मेहता सोफे पे बैठी चाय पी रही थी। उसने अपनी आंखें उठाकर अनन्या को देखा, एक ठंडी आंकने वाली नज़र से। उन्होंने ऊपर से नीचे तक अनन्या को देखा। सूती सूट, साधारण चप्पलें, कोई गहना नहीं, कोई मेकअप नहीं। कमला जी के होठ एक पल के लिए तिरछे हो गए। विकास मेहता भाई बगल में बैठे थे। उन्होंने एक नज़र डाली और वापस अपने फ़ोन में घुस गए, जैसे अनन्या देखने लायक ही नहीं है। बैठो, कमला जी ने कहा। आवाज़ में कोई गर्मजोशी नहीं थी। अनन्या बैठ गई। क्या नाम है अनन्या? माँ बाप? अनन्या ने एक पल रुककर कहा, नहीं है। मतलब नहीं रहे। कमला जी ने एक पल भाई की तरफ देखा, एक खास नज़र और काम। एनजीओ में बच्चों को पढ़ाती हूँ। तनख्वाह? अनन्या थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली 12,000। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। विकास ने फ़ोन नीचे रखा। कमला जी ने चाय की चुस्की ली और फिर धीरे से कहा, लेकिन बहुत साफ शब्दों में बोली, देखो बेटा, आदित्य हमारा बेटा है। हम उसके लिए एक अच्छे घर की लड़की चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अनन्या समझ गई हर शब्द का मतलब। आदित्य वहीं था, लेकिन वो चुप था। शायद उसे उम्मीद थी कि माँ मान जाएगी, लेकिन कमला जी नहीं रुकी। हमारे घर में बहू बनकर आने के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए। घर, परिवार, नाम, पैसा, हैसियत। माँ, आदित्य कहना चाहा। तुम चुप रहो। कमला जी ने हाथ उठाया। फिर विकास बोला, भाई सीधी बात है, हम किसी एनजीओ वाली को घर नहीं ला सकते। कल को हमारे दोस्त क्या कहेंगे? अनन्या ने एक बार फिर आदित्य की तरफ देखा। आदित्य की नज़रें झुकी हुई थी। अनन्या उठी। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और बिना एक शब्द कहे दरवाजे की तरफ चल पड़ी। कमला जी ने पीछे से कहा, समझदारी का काम किया है। अनन्या रुकी, एक पल पलटी और बहुत शांत आवाज में, आंटी जी, आपने मुझे मेरी हैसियत दिखाई है, लेकिन एक दिन आप खुद अपनी हैसियत भूल जाएंगी। और वो चली गई। आदित्य उस रात नहीं सो पाया। उसने अनन्या को फ़ोन किया। अनन्या ने उठाया। अनन्या, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सका। अनन्या चुप रही। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं माँ को मना लूँगा, बस थोड़ा वक्त दो। अनन्या ने धीरे से कहा, आदित्य, जब तुम चुप थे उस वक्त में बोलना चाहिए था। अब बहुत देर हो गई है। अनन्या, मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक रहो। फ़ोन बंद। आदित्य अंधेरे में बैठा रहा और अनन्या ने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज जो हुआ वो दर्दनाक था, लेकिन मैं जानती हूँ सच एक दिन सामने आता है, और जब वो आएगा तो बहुत ज़ोर से आएगा। 6 महीने बाद लखनऊ में अनन्या अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थी। बच्चों को पढ़ा रही थी, डायरी लिख रही थी, और एक काम जो वो चुपचाप कर रही थी वो था अपने पिता की कंपनी को संभालना। जी हाँ, वो कंपनी जो मुंबई में थी, जो हज़ारों करोड़ों की थी, जो शर्मा इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती थी। अनन्या के पिता रमेश शर्मा 6 महीने पहले गुजर गए थे और उन्होंने अपनी पूरी दौलत अपनी इकलौती बेटी अनन्या के नाम कर दी थी। लेकिन अनन्या ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि अनन्या को दौलत का दिखावा पसंद नहीं था। उसके पिता ने उसे यही सिखाया था, बेटा, पैसा दिखाने की चीज़ नहीं है, पैसा करने की चीज़ है। मुंबई के बिजनेस सर्किल में एक खबर फैली, शर्मा इंडस्ट्रीज का नया चेयरमैन आ गया है। अनन्या शर्मा, उम्र 25 साल, और वो कंपनी जो रमेश शर्मा ने बनाई थी, अब वो भारत की टॉप 10 कंपनियों में थे एक थी। मुंबई के हर बड़े बिजनेसमैन ने उस नाम का नोट निकाला, सुरेश मेहता, आदित्य के पिता ने भी। उन्होंने अपने पीए को बुलाया, यह शर्मा इंडस्ट्रीज वाली अनन्या शर्मा कौन है, इसके बारे में पता करो। पीए ने 2 घंटे में रिपोर्ट ला दी। सुरेश मेहता ने पढ़ा और उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। उस रात मेहता परिवार में एक बैठक हुई। सुरेश मेहता, कमला जी, विकास सब थे। सुरेश मेहता ने टेबल पर एक अखबार पटका। हेडलाइन थी, शर्मा इंडस्ट्रीज की नई चेयरमैन 25 वर्षीय अनन्या शर्मा, नेटवर्थ 32,000 करोड़। साथ में अनन्या की तस्वीर। कमला जी ने तस्वीर देखी, वही चेहरा, वही आंखें, वही लड़की जिसे उन्होंने 6 महीने पहले दरवाजे से वापस कर दिया था। कमला जी
के हाथ में चाय का कप था वो नीचे गिर गया। विकास की आवाज़ नहीं निकली। सुरेश मेहता ने सिर थाम लिया। यह वही लड़की है जिसे तुमने। मुझे क्या पता था, कमला जी हकलाई। तुम्हें क्या पता था? सुरेश जी मेहता चीखे। तुमने बिना जाने बिना पूछे एक लड़की को उसके कपड़ों से तोला और आज उस लड़की के सामने हम सब छोटे लग रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य कमरे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। आदित्य ने उस रात अनन्या को मैसेज किया, अनन्या मुझे तुमसे मिलना है एक बार। अनन्या का जवाब देर से आया। क्यों? माफ़ी मांगनी है? किस लिए? मेरे गरीब होने के लिए या अमीर निकलने के लिए? आदित्य के हाथ कांपे। उसने लिखा, दोनों के लिए ही नहीं। उस दिन के लिए जब मैं चुप था, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी और मैंने अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोला, वो गलती थी मेरी। तुम्हारी हैसियत से उसका कोई लेना देना नहीं है। अनन्या ने वो मैसेज पढ़ा, बार बार पढ़ा और उसकी आंखें भर आई। एक हफ्ते बाद मुंबई में शर्मा इंडस्ट्रीज के ऑफिस के बाहर एक गाड़ी रुकी जिसमें कमला मेहता उतरी, अकेली। कोई नौकर नहीं, कोई दिखावा नहीं। उन्होंने रिसेप्शन पर जाकर कहा, मुझे अनन्या शर्मा से मिलना है, अपॉइंटमेंट नहीं है तो कह दीजिए आदित्य मेहता की माँ आई है। 5 मिनट बाद अनन्या खुद नीचे आई। उसने कमला जी को देखा। कमला जी जो हमेशा सर ऊंचा रखती है आज झुकी हुई है। बेटा अंदर बात हो सकती है? अनन्या ने उन्हें एक पल देखा और कहा, आइए। कमला जी अनन्या के कैबिन में बैठी। चारों तरफ उस लड़की का साम्राज्य था। बड़ी बड़ी खिड़कियां, समुद्र दिखता, दीवारों पर भी उसके पिता की तस्वीरें। कमला जी ने कहा, मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने उस दिन जो किया वो गलत था, बहुत गलत। मैंने तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से तोला। तुम्हारे साथ जो सुलूक किया वो किसी के साथ नहीं करना चाहिए था। अनन्या चुप रही। और मैं यह माफ़ी इसलिए नहीं मांग रही कि तुम अमीर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आदित्य ने मुझे आईना दिखाया है। उसने कहा, माँ तुमने एक इंसान को इंसान की तरह नहीं देखा, उसकी आत्मा को नहीं देखा। अनन्या की आंखें भर आई। आंटी जी, अनन्या ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दोगी? अनन्या उठी और उनके पास गई और उनका हाथ थाम लिया। उस दिन आपने मुझे ठुकराया था, लेकिन मैंने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। आज मैं जो हूँ उस दिन का भी योगदान है। कमला जी की आंखें बह चली। क्या अनन्या और आदित्य फिर मिलेंगे? हाँ, लेकिन इस बार जुबान पर नहीं, दिल से। आदित्य ने अनन्या से माफ़ी मांगी, नहीं इसलिए कि वो अमीर निकली, बल्कि इसलिए कि उस दिन जब अनन्या को उसकी ज़रूरत थी तब उसे अकेला छोड़ दिया। और अनन्या ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन अब मैं वो अनन्या नहीं रही जो डरती थी। अब मैं वो अनन्या हूँ जो जानती है कि कीमत क्या है। और तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो बराबरी से। आदित्य ने कहा, हमेशा। और उस दिन मुंबई के ऑफिस की छत पर समुद्र की हवा में 2 लोगों ने एक नई शुरुआत की। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है, इस कहानी में एक सीख है। जब हम किसी को उसके कपड़ों से, पैसों से और तनख्वाह से तोलते हैं तो हम उस इंसान की आत्मा नहीं देख पाते हैं। अनन्या गरीब नहीं थी, लेकिन अगर होती तो क्या उसके साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए था? क्योंकि इज्जत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, इज्जत दी जाती है, और इज्जत देना नहीं जानते वो एक दिन खुद बेइज्जत हो जाती हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।